द वंडरफुल्स की दुनिया में कुछ भी सामान्य नहीं है। यहाँ लोग अचानक गायब हो जाते हैं, अजीब शक्तियाँ रखने वाले लोग छाया में छिपे हैं और अब एक लड़की जिसकी मौत तय मानी जा रही है इस रहस्य के केंद्र में आ चुकी है। लेकिन एपिसोड 5 में जो खुलासा होने वाला है वह पूरी कहानी बदल देगा। सीरीज का पार्ट 2 अगर पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले उसे देख लीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अब शुरू करते हैं कहानी। अब चेनी को यकीन हो चुका था कि इन जोंग उससे कुछ छिपा रहा है, इसलिए वह सीधे उसके ऑफिस पहुंच गई और गुस्से में बोली, कल तुमने मुझ पर हमला क्यों किया और फिर वहां से भाग क्यों गए? लेकिन चेनी की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों को कुछ और ही समझ आया। उन्हें लगा जैसे इन जोंग ने उसके साथ कोई गलत काम किया हो। ऑफिस का माहौल अचानक अजीब हो गया। इन जोंग समझ गया कि चेनी जवाब लेने आई है, इसलिए उसने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वह लगातार अगला टोकन नंबर बुलाता रहा, लेकिन चेनी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने एक नहीं कई टोकन उठा लिए। जैसे ही एक नंबर खत्म होता वह दूसरा टोकन दिखा देती। इस तरह दोनों के बीच एक मज़ेदार लेकिन जिद भरी लड़ाई शुरू हो गई। उधर दूसरी तरफ मिसेस किम को एक दुखद खबर मिली। डायरेक्टर चोई की मौत हो चुकी थी। उनकी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मिसेस किम वहां पहुंची। वहीं पुलिस ने उन्हें डायरेक्टर चोई सुसाइड नोट सौंपा। उस नोट में एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जिसने 20 साल पुराने रहस्य की परतें खोलनी शुरू कर दी। डॉक्टर हा, वही वैज्ञानिक जिसने सुपर पावर वाले बच्चों को बनाया था। समाज की नज़र में वह एक सम्मानित वैज्ञानिक था, लेकिन सुसाइड नोट के अनुसार असली अपराधी वे लोग थे जिनके पास पैसा और ताकत थी। डॉक्टर हा को उन लोगों का शिकार बनाया गया था। मरने से पहले डॉक्टर हा बार बार एक सवाल पूछ रहा था, वह अमर व्यक्ति कहाँ है? जांच में पता चला कि डॉक्टर हा के पास भी चीज़ों को नियंत्रित करने जैसी शक्तियां थीं, लेकिन अवैध मानव प्रयोगों के आरोप में उसे 20 साल की सजा मिली थी। अगले दिन पुलिस को एक शिकायत मिली और वे उस चर्च में पहुंचे जहां कभी डॉक्टर हा रहता था। ऊपर से देखने पर चर्च बिल्कुल सामान्य लग रहा था। एक साधारण बगीचा, एक शांत इमारत, लेकिन असली सच्चाई जमीन के नीचे छिपी थी। वहां एक गुप्त रिसर्च फैसिलिटी मौजूद थी जहां 20 साल पुराने केस से जुड़े लोग और प्रयोगों के शिकार इंसानों को रखा गया था। पुलिस में एक साधारण फिश टैंक दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तविकता में उसी टैंक के अंदर वह लापता आदमी कैद था। दूसरी तरफ वही बुजुर्ग भी मौजूद था जिसने पहले शिकायत दर्ज कराई थी। वह पुलिस को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन उसके लिए भी सब कुछ बेकार था। पुलिस को वहां सिर्फ एक मूर्ति दिखाई दे रही थी। उन्हें कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया और थोड़ी देर बाद वे चर्च छोड़कर चले गए। इधर चेनी, रोबिन और गोंगुन को अब पता चल चुका था कि इन जोंग के पास सुपर पावर है, इसलिए उन्होंने उसका जीना मुश्किल कर दिया। वे लगातार उसके पीछे पड़े रहते और कहते, हमें भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल करना सिखाओ। इन जोंग तीनों को देखता और हैरान रह जाता। कभी वे प्याज काटते हुए हंस रहे होते तो कभी अपनी शक्तियों पर बेवजह उत्साहित हो रहे होते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों को सुपर पावर मिली कैसे। जब इन जोंग वहां से जाने लगा तो तीनों ने जबरदस्ती उसे अपनी कार में बैठा लिया, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा हादसा होने वाला था। उधर चर्च से लौट रहे 2 पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ी में थे। अचानक ड्राइवर को शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस लगी। उसकी त्वचा से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। वह तेजी से नियंत्रण खो रहा था। अगले ही पल उसकी गाड़ी सड़क पर बेकाबू हो गई और सीधे चेनी, रोबिन, गोंगुन और इन जोंग की तरफ बढ़ने लगी। चारों यह देखकर दंग रह गए। गाड़ी सड़क छोड़कर नीचे की तरफ पलट गई। चेनी और बाकी लोग तुरंत ड्राइवर को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी सामान्य इंसान जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। कुछ तो बहुत गलत था। तभी अचानक कार में आग लग गई। स्थिति और भी खतरनाक हो गई। रोबिन और गोंगुन कार को पलटकर अंदर फंसे पुलिस अधिकारी को निकालने की कोशिश करने लगे। उधर इन जोंग ने चुपके से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उनकी मदद की, लेकिन रोबिन को लगा कि यह सब उसकी अपनी शक्ति की वजह से हो रहा है। वह गर्व से बोला, देखा मेरी शक्ति कितनी काम आई। चेनी मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जानती थी कि असली मदद रोबिन नहीं बल्कि इन जोंग कर रहा था। आखिरकार घायल पुलिस अधिकारी कार से बाहर निकल आया। इसी बीच गोंगुन आग बुझाने के लिए पानी लेने गया, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। पानी के पास एक विशाल जीव तैर रहा था। वह किसी समुद्री राक्षस जैसा दिख रहा था। गोंगुन डर के मारे कांप उठा। वह भागकर वापस आया और सबको अपनी बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया।
यह देखकर वह गुस्से में रोबिन की गर्दन पकड़ बैठा और तभी उसकी चिपकने वाली शक्ति फिर सक्रिय हो गई। दोनों कार से चिपक गए। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। इन जॉन्ग को मजबूर होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने पूरी शक्ति लगाकर रोबिन को अलग किया, लेकिन गोंगोन अभी भी बुरी तरह चिपका हुआ था। चेनी अपने अंकल को बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, उसकी टेलीपोर्टेशन शक्ति अचानक सक्रिय हो गई और वह वहां से गायब हो गई। अब वह मदद भी नहीं कर सकती थी। रोबिन ने हार नहीं मानी। वह लगातार कोशिश करता रहा और हैरानी की बात यह थी कि आखिरकार वह गोंग उनको छुड़ाने में सफल हो गया। उधर इन जॉन्ग ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया और जलती हुई कार को दूर धकेल दिया। कुछ ही सेकंड बाद कार जोरदार धमाके के साथ फट गई। अगर वे थोड़ी देर और करते तो सभी की जान जा सकती थी। कुछ देर बाद चैनी वापस लौटी। उसके हाथ में एक दरांती सिकल थी। वह सोच रही थी कि अगर गोंगोन का हाथ अलग करना पड़े तो वह ऐसा कर देगी, लेकिन तब तक सब कुछ ठीक हो चुका था। उसे देखकर सभी लोग बस हैरानी से उसे घूरने लगे और चेनी को एहसास हुआ कि वह फिर से अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति की वजह से सबसे अजीब समय पर गायब हो गई थी। पुलिस अधिकारी को बचाने के बाद चेनी के दिमाग में एक नया सपना जन्म लेने लगा। उसे लगा कि अगर वह, रोबिन, गोंगोन और इन जॉन्ग साथ मिल जाएं, तो वे एक 4 लोगों की सुपर हीरो टीम बन सकते हैं जो दुनिया को बचाएगी। लेकिन इन जॉन्ग के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह इन तीनों से जितना हो सके दूर रहना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने पूरे इलाके के सीवर सिस्टम के नक्शे निकाल लिए। वह उस रहस्य की जड़ तक पहुंचना चाहता था। नक्शों की जांच करते हुए उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। 20 साल पुरानी रिसर्च लैब की पाइपलाइन सीधे हेडोंग गांव के लैंडफिल से जुड़ी हुई थी। यानी गांव में फैल रही अजीब घटनाओं और पुरानी लैब के बीच कोई न कोई संबंध जरूर था। उधर चेनी, रोबिन और गोंगोन अस्पताल पहुंचे। वे उस घायल पुलिस अधिकारी के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन नर्स ने बताया कि ऐसा कोई मरीज अस्पताल में भर्ती ही नहीं हुआ। यह सुनकर तीनों के चेहरे उतर गए। अब उन्हें लगने लगा कि कोई रहस्यमयी संगठन सुपर पावर वाले लोगों को पकड़कर गायब कर रहा है। रोबिन डरते हुए बोला, अगर वे हमें भी पकड़कर प्रयोग करने लगे तो? चेनी ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि यह डर बिल्कुल बेकार नहीं था। कहीं न कहीं ऐसा सचमुच हो रहा था। उधर इन जॉन्ग जैसे ही दस्तावेज कक्ष से बाहर निकला, उसकी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। वह व्यक्ति पहले उसी लैब से जुड़ा था। इन जॉन्ग ने तुरंत महसूस कर लिया कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। तभी एक सहकर्मी वहां आया और किसी सांगमिन के बारे में पूछकर चला गया। इसके बाद वह रहस्यमयी व्यक्ति सीधे मुद्दे पर आ गया। उसका नाम था पानहो। पानहो ने पूछा, तुम हैसोंग वापस क्यों आए हो? इन जॉन्ग ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी वहीं जाऊंगा। फिर उसने साफ कहा कि वह 20 साल पुरानी लैब वाली घटना से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता। लेकिन पानहो हंस पड़ा। उसने कहा, हम सब एक जैसे हैं, हम सब उसी प्रयोग के दोषपूर्ण परिणाम हैं। इन जॉन्ग ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी नज़र में तुम अब भी वही बेवकूफ़ हो जो हमेशा मुकाबला करता रहता था। कुछ देर बाद पानहो वहां से चला गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब इन जॉन्ग छत पर गया तो उसने देखा कि पानहो अब चेनी का पीछा कर रहा है। इन जॉन्ग समझ गया कि पानहो असल में उसके पीछे पड़ा है और चेनी सिर्फ एक बहाना है। जैसे ही पानहो चेनी पर हमला करने वाला था, इन जॉन्ग बिजली की तरह वहां पहुंचा। उसने पानहो को जोरदार झटका देकर दूर फेंक दिया। फिर चेनी को फोन करके कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सुपर पावर इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। असल में वह चेनी को सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन यह बात उसने किसी को नहीं बताई। पानहो यह देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम एक दोषपूर्ण प्रयोग को क्यों बचा रही हो? लेकिन इन जॉन्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से चला गया। उधर चेनी खुशी से पागल हो गई। उसका सपना पूरा हो चुका था। अब वह आधिकारिक रूप से इन जॉन्ग की शिष्या बनने वाली थी। शाम को घर पहुंचकर उसने अपनी दादी को भी यह खुशखबरी सुनाई। मिसेस किम को लगा कि आखिरकार उनकी पोती को